67 साल का एक बुजुर्ग, पत्नी है, बच्चे हैं उसके, एक आम नौकरी करता है, आम जीवन जीता है। फिर एक दिन पता चलता है कि वो एक मर्डर केस में आरोपी है। फिर पता चलता है कि वो एक नहीं 2 लड़कियों के मर्डर का आरोपी है। ये मर्डर कुछ महीनों के अंतराल पर 1987 में हुए थे। ये वो दौर था जब डीएनए की जांच ना इतनी आसान थी, ना ही फोरेंसिक्स के मामले में पुलिस इतनी एडवांस थी। 2 महिलाओं के मर्डर का आरोपी साल 2019 में मिलता है और फिर शुरू होती है जांच। और फिर मालूम पड़ता है कि 2 कत्ल तो केवल ट्रेलर हैं। इस आदमी का जीवन भरा हुआ है एक परवर्स यानी एक विकृत सेक्स लाइफ से। हाय, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल पेशकश म्याऊं। आज जिस मसले पर मैं आपसे बात कर रही हूं वो बेहद सीरियस है, ट्रिगरिंग है और आपको डिस्टर्ब कर सकता है, मगर साथ ही आपको यह भी बताता है कि रेप की जघन्यता से भी डिस्टर्बिंग कुछ हो सकता है, और वो है एक मरी हुई, एक मृत लड़की का रेप। मैंने शुरुआत में आपको एक ऐसे पुरुष के बारे में बताया था जो 2 महिलाओं को गला घोंटकर मारने का आरोपी था। जब उस आदमी यानी डेविड फुलर के नाम के आदमी की जांच होने लगी तो पता चला कि वो नेक्रोफाइल है, यानी वो डेड बॉडीज का रेप करने का आदी है। वो इंग्लैंड के केंट एंड ससेक्स अस्पताल में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था, या यूं कहें कि इलेक्ट्रीशियन के काम की आड़ में वो मुर्दाघर तक अपना रास्ता बनाता था और मुर्दाघर में मौजूद महिलाओं के शवों का रेप करता था। जांच में अस्पताल के स्टाफ ने बताया कि वो इतना अच्छा आदमी था कि किसी को शक ही नहीं हो सकता था, बल्कि अस्पताल के किसी स्टाफ मेंबर को कोई मदद चाहिए होती थी तो वो डेविड के पास आता था। असल में डेविड का तरीका था मुर्दाघर के स्टाफ से दोस्ती बढ़ाना, ताकि वो अपनी मर्जी से वहां आ जा सके। आज से 4 दिन पहले डेविड ने कोर्ट में कबूल किया कि उसने कई साल पहले न सिर्फ 2 महिलाओं को अब्यूज कर उनकी हत्या की थी, बल्कि 99 मृत महिलाओं के शवों का भी उसने रेप किया था। इसके साथ ही उसके घर से सेक्सुअल अब्यूज की 40 लाख तस्वीरें बरामद हुई थी। आपको सोचने में लग सकता है कि ऐसा आदमी रेगुलर नौकरी करता रहा और इसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? मगर क्रिमिनल साइकोलॉजी के जानकार कहते हैं कि कई ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो इतने नॉर्मल तरीके से रहते हैं कि उनके डार्क साइड के बारे में आपको कभी पता ही नहीं चलता। ये समझने के लिए मैंने बात की क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट अनुजा कपूर से। जो लोग बहुत ज्यादा प्री मेडिटेटेड प्लान्स बनाते हैं किस तरीके से किसी भी काम को अंजाम देना है, इसी तरीके के लोग कभी भी पकड़े नहीं जाते। उनका जब तक 100-200 केसेस पार ना हो जाए वो बड़ी आसानी से पकड़ में नहीं आते, क्योंकि वो इतने घुले मिले होते हैं सोसाइटी के साथ। उनकी एक अपनी फैमिली होती है, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी होते हैं, और उनका फैमिली बनाने का सबसे बड़ा मकसद ही यही होता है कि कोई भी उन्हें स्पॉट ना कर सके, आइडेंटिफाई ना कर सके। तो जो साइकोपैथ्स होते हैं वो आइडेंटिफाइड नहीं होते हैं। नेक्रोफिलिक सैडिस्ट बिहेवियर जिसको हम जहां पर कहेंगे, सेक्स करते हैं जो कॉर्प्सेस के साथ सेक्स करते हैं, वो भी बहुत ही मेटिकुलसली इस पूरी चीज को अंजाम देते हैं। खास करके वो कॉर्पसेस जहां पर आसानी से मिल जाए उन जगहों पे काम करना चाहते हैं। मॉर्ग हो सकता है, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, सीमेंट्री हो सकती है जहां पर डेड बॉडीज आती हैं, वहां पर। हमने अनुजा से ये भी पूछा कि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि एक रेपिस्ट अपनी मैस्कुलिनिटी एस्टैब्लिश करने के लिए या महिला को उसकी औकात याद दिलाने के लिए उसका रेप करता है। एक मृत महिला के रेप से मगर किस तरह की संतुष्टि मिलती है? इसका जवाब मिलेगा नेक्रोफिलिक की बचपन के एपिसोड्स में। यूजुअली उसका एक सेक्सुअल फैंटेसी होती है अपनी मदर की तरफ, पर क्योंकि उसकी मदर कहीं ना कहीं स्ट्रांग होती है और वो उनको अल्फा की तरह देखता है, और वो अपनी जिंदगी में भी उसी तरीका की अल्फा फीमेल को चाहता है। पर क्योंकि एक मदर के साथ संभोग नहीं किया जा सकता और ये गलत है, तो उसको फैंटेसाइज भी कई लोग करते हैं अपने दिमाग में, और इसका जो सीधा असर बच्चों के दिमाग पर बहुत गहरा पड़ता है, जहां पर वो मदर जो एक अल्फा के रूप में सामने आती है, बच्चे को कई बार मारा भी होता है, उसको काफी स्ट्रॉन्ग डोमिनेशंस के ऊपर भी होती है, तो उससे उसकी जिंदगी में कहीं ना कहीं उनका ना होना खत्म हो जाएगा। जब नेक्रोफिलिक बिहेवियर सामने आता है, वो उसके साथ सेक्स इसलिए करता है, किसी भी डेड बॉडी के साथ जो फीमेल डेड बॉडी होती है उसके अंदर वो अपनी माँ का रूप देखता है,
जिसने जिंदा रहते उस बच्चे के साथ बहुत उत्पीड़ता करी हो या सेक्सुअल बिहेवियर भी रहा हो, और जहां पर बच्चा अपने आप को प्रोटेक्ट ना कर पाया हो या विक्टिम रहा हो, वहां पर वो एक जिंदा के साथ नहीं कर पाता पर एक लाश के साथ कर पाता है। वहां पर उसको वो पनिश कर पाता है, वहां पर उसको अपना बना पाता है। वहां पर क्योंकि कोई भी तरीके की डोमिनेशन नहीं होती, किसी भी तरीके का फाइट बैक नहीं होता, किसी भी कॉर्प्स के साथ या शव के साथ सेक्स करने से वो आपका हो जाता है, वो पूरा हो जाता है। ये एक फीलिंग एक नेक्रोफिलिक अपने दिमाग में लेकर चलता है। उसे लगता है कि जब मैं उसके साथ संभोग कर लूंगा तो वो मेरा हो जाएगा। इसी तरीके से कैनिबलिज्म के अंदर भी अगर मैं उसका कुछ हिस्सा खा लूंगा तो वो मेरा हो जाएगा। इसको एक साइकोटिक डिसऑर्डर, सेक्सुअल फैंटेसीज और सेक्सुअल डिसबैलेंस के रूप में देखा जा सकता है। इंडिया में नेक्रोफिलिया की खबरें आती रहती हैं। हर साल लगभग 1 से 2 केसेस ऐसे हैं जो नेशनल लेवल पर रिपोर्ट होते हैं। तमाम केसेस के बीच जिस केस की देश में सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो था निठारी कांड। 2006 में पुलिस ने नोएडा के निठारी इलाके में रहने वाले मोहिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया था। उनके ऊपर 19 लड़कियों की हत्या कर उनका रेप करने का केस चला था। पुलिस को उनके घर से तस्वीरों और सीडीज के रूप में कुछ ठोस सबूत मिले थे। इन दोनों क्रिमिनल्स पर कई धाराएं लगी, किडनैपिंग, रेप, मर्डर से जुड़ी, लेकिन नेक्रोफिलिया यानी लाश का रेप करने से जुड़ी कोई स्पेसिफिक धारा नहीं लगी क्योंकि इंडियन कानून में इसका कोई प्रावधान ही नहीं है। नेशनल सोशल एंड लीगल रिसर्च जर्नल की मार्च 2021 की रिपोर्ट के अनुसार नेक्रोफिलिया के लिए इंडियन पीनल कोड में 2 कानूनी प्रावधान है। इसमें धारा 297 और 377 शामिल है। धारा 297 में किसी कब्रिस्तान या पूजा स्थल में ट्रेसपासिंग करना या शव यात्रा में विघ्न डालना या शवों का अपमान करना शामिल है। इसकी सजा 1 साल की या जुर्माना या 2 साल की सजा भी हो सकता है। इसके अलावा धारा 377 है जिसमें किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के साथ अननेचुरली सेक्स करने के लिए उसको सजा दी जाती है। रिपोर्ट के अनुसार ये दोनों धाराएं नेक्रोफिलिया के एक्टिविटीज को ठीक से डिफाइन नहीं करती, यानी भारत में सीधे तौर पर नेक्रोफिलिया जैसे अपराध की कोई भी सजा नहीं है। क्या आपको लगता है कि इंडिया में नेक्रोफिलिया को लेकर कानून बनना चाहिए? आप अपनी राय लिखें कमेंट सेक्शन में। मैं कल आपसे फिर मिलूंगी एक नए मसले पर बातचीत करने के लिए। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।